सबको मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं लक्ष्मण, आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो हम सब से जुड़ा हुआ है। आज जैसे कि कोरोना पूरी दुनिया में जिस तरह से हमें बदहाली का जीवन जीने पे मजबूर कर दिया है, वहाँ पे ये थेरेपी बहुत हद तक काम आ सकती है। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जो यंग साइकोलॉजिस्ट हैं जो पढ़ रहे हैं अभी थेरेपी को, वैसे आप इसको समझते जाएंगे। ये थेरेपी का नाम है एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी, एग्जिस्टेंशियल अस्तित्ववाद। ये बेसिकली ह्यूमन और लाइफ के बारे में बात करती है। मतलब ये थेरेपी हर एक छोटा बड़ा बूढ़ा कोई भी हो, उसके जो जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सिर्फ जीवन, उसके अलावा बाकी सब सेकेंडरी है। अब इसी जीवन के बारे में ये थेरेपी बात करती है कि किस तरह से हमारे लाइफ के गोल्स होते हैं। हमारे लाइफ में 4 चीज़ें बेसिकली, इसमें 4 से 5 चीज़ों के बारे में बात की गई है। सबसे पहली चीज़ फ्रीडम, दूसरी चॉइस, तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और चौथा मीनिंग। सिंपल वे में अगर जो मैं बात करूं तो हमारी लाइफ हमारी चॉइस है। हम जो चॉइस करना चाहते हैं, जैसे रहना चाहते हैं, हम बिल्कुल फ्री हैं उसके लिए। मतलब हमारे पास फ्रीडम है कि हम कुछ भी करें, हमारे पास चॉइसेस है, हम जो मर्जी चूज़ करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि आप जहाँ एक कोई सिचुएशन है, राइट, अब आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, जैसे मान लीजिए आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप कॉलेज जा रहे हैं और आपके बाइक का टायर पंचर हो गया। अब वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप आसपास में ढूंढिए उस आदमी को जो उसका बेसिक इंजीनियर हो, पंचर बनाने वाला हो, या आप बैठ करके वहाँ दुखी होइए, रोइए, चीखिए, चिल्लाइए। क्योंकि थेरेपी कहती है, ये थेरेपी कहती है, बेसिकली एग्जिस्टेंशियल कहता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक उसका बुरा फेज़, एक ठीक उसी का अपोजिट अच्छा वाला फेज़ होता है। तो एज ए ह्यूमन आप किसका पक्ष लेते हैं? जैसे दिन है तो रात है, अगर जो आप हंसते हैं तो आपको रोना भी पड़ेगा, अगर जो सुबह है तो शाम भी है, आपके पास दुख है तो खुशी भी है। अब डिपेंड करता है, आपका अपना चॉइस है कि आप किस अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं, राइट। तो अब आप देखिए ना, एग्जांपल के तौर पे कुछ लोग एक ही क्लास में, जैसे एक क्लास में 50 बच्चे, उसमें से कुछ आईएएस बनते हैं, उसमें से कुछ बेरोजगार रह जाते हैं, कुछ एक टाइम के बाद अपना करियर छोड़ करके कुछ और चूज़ कर लेते हैं। मतलब वो पर्टिकुलर जो मेन सब्जेक्ट है उसको छोड़ करके वो बिजनेस कर लेते हैं या बहुत कुछ कर लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि एक ही टीचर से पढ़ के कोई आईएएस बन जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो कोई अपनी लाइफ को होप के साथ जीता है, कोई जॉय के साथ जीता है, कोई रोज़ दुख जी रहा है। तो ये थेरेपी आपको डेली रूटीन को कैसे, मतलब डेली रूटीन में कैसे लाइफ को जीना है वो सिखाएगी। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस थेरेपी के बारे में। बेसिकली जो ये थेरेपी है उसका ये थोड़ा सा लेंदी है, बट मैं पार्ट करके आपको मैं कोशिश करूँगा कि ठीक तरीके से समझाऊँ। ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई आदमी है गुफा में है, मतलब फंस गया है गुफे में, और वहाँ से एक दूर रोशनी की किरण आ रही है। तो अब वहाँ पे फंसा हुआ है, चलिए उसका ये उसके हिसाब से मान लीजिए बैड लक है कि वो वहाँ फंस गया। अब वहाँ पे दूर एक जो रोशनी दिखाई दे रही है, उसके पीछे जाना है, निकलने का रास्ता ढूंढना है, या बैठ के दुखी होकर वहीं पे जान दे देना है। ये उसका अपनी चॉइस है, क्योंकि लाइफ उसका है, तो उस लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी पर्सन की है कि आप अपने लाइफ को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को आप मीनिंग देते हैं। बहुत कमाल की थेरेपी है, विक्टर फ्रैंकल ने दी थी इस थेरेपी को। और विक्टर फ्रैंकल के अलावा रोलो में, पॉल ट्यूलिक और भी बहुत सारे एग्जिस्टेंशियल जो फिलोसफर्स थे, उन्हीं लोगों के ये जो थियरी थी उसी को बेस रख करके इस थेरेपी को कंस्ट्रक्ट किया गया, जिसका नाम दिया गया एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी। लोगोथेरेपी भी बोलते हैं, लोगों का मतलब टू फाइंड अ मीनिंग। 1905 मतलब 1905 से 1997 के बीच का लाइफ स्पैन है विक्टर फ्रैंकल का। विक्टर फ्रैंकल, देखिए जब आप किसी भी थेरेपी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप जानिए उस जो थेरेपी जिस आदमी ने भी इस थेरेपी को कंस्ट्रक्ट किया है उसके आप बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। विक्टर फ्रैंकल जब 1945 में 42 से 45 के बीच में
इनके लाइफ में बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। घटना क्या घटी कि उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी जो पूरी फैमिली थी, सब नाजीज़ कैंप में बंदी थे। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सब के सब मारे गए, सिर्फ एक विक्टर फ्रैंकल बच गए। अब विक्टर फ्रैंकल के पास दो ऑप्शंस थे, या तो इस दुख में अपनी जान दे दें या वहाँ से निकल करके अपने लाइफ को क्या मीनिंग देना है या किस मोड़ पे चलना है, या दुखी रहना है वहाँ से, क्योंकि उसकी लाइफ तो पर्सनल है, खुद की है। जिनको जाना था वो तो चले गए। अब इसके पास ये ऑप्शन था कि इस बात को लेकर के दुखी हो जाए, डिप्रेस हो जाए, अपने आप को सदमे में लेके आ जाए, या वहाँ से एक अल्टरनेटिव ऑप्शन था कि लाइफ में मूव ऑन करे। और फिर जो उसके साथ सफ़र हुआ, जो उन्होंने सफ़र किया, वो दूसरे की ज़िंदगी में अगर जो ऐसी सफरिंग आई तो कैसे हम उस सफरिंग से उस पर्सन को निकाल सकते हैं, वहीं पर इन्होंने ये थेरेपी डेवलप करने की सोची। क्योंकि उनका मानना था कि इंसान का जो फ्रीडम है वो कोई नहीं छीन सकता। आप उसका सब कुछ ले सकते हैं पर आप किसी का फ्रीडम नहीं ले सकते। उनका ये भी मानना था कि जब तक लाइफ में लव है, एंथुजियाज़म है, तो आप कुछ मिले ना मिले लेकिन आपको मोक्ष तभी मिलेगा जब आपके लाइफ में प्यार होगा, आपके लाइफ में एंथुजियाज़म होगा, आपके लाइफ में मीनिंग होगा। क्योंकि जहाँ पे आप होपलेस, जैसे होता है ना कि आप एक टाइम के बाद होपलेस हो जाते हैं और वहीं पर आपका फिर डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाता है। तो मेन थेरेपी का क्या पर्पस था कि जो होपलेस है उसके अंदर होप क्रिएट करना, जो लाइफ में बहुत नेगेटिव हो गया उसके अंदर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप करना। क्योंकि उनका मानना था कि हमारी सफरिंग ही हमको एक नया आयाम देती है जीवन जीने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए। अब देखिए, किसी भी इंसान को सक्सेसफुल पर्सन से मिलेंगे, हालांकि सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं होता, लेकिन जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान से मिलेंगे तो देखेंगे कि उसका लाइफ में बहुत ऐसे सिचुएशन से गुजरा होगा जहाँ पे उसको बहुत कुछ सफ़र किए होंगे, और वहीं पे एक नया क्रिएटिविटी डेवलप होती है जब आप सफ़र करते हैं, क्योंकि आपको लगातार वहाँ से निकलना भी रहता है। यू डोंट वांट टू लिव इन दैट। जो उसमें रह जाता है फिर तो वो पेन, गिल्ट, डिस्प्लेजर, एंग्जाइटी बहुत कुछ फेस करता है। तो लव, उनका मानना था कि लव ही है लाइफ का सबसे हाईएस्ट गोल, राइट। तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि है क्या बेसिकली थेरेपी। ये थेरेपी किसी टेक्निक बेस पे नहीं थी। ये थेरेपी ना पास्ट बेसिस पे थी, ना किसी हिडन कॉन्शियस बेस पे थी, जैसे कि बाकी थेरेपी से CBT है या REBT है या बाकी की जो थेरेपीज थी। इस थेरेपी में बेसिकली टेक्निकल फिलोसफिकल एक वे था देखने का, मतलब नॉन टेक्निकल था, और एक अलग तरीके की थिंकिंग इसमें डेवलप की गई थी। जैसे होता ना कि एक अलग सोच थी, ये एक फिलोसफिकल व्यू था ज़िंदगी को देखने का, एक फिलोसफिकल अप्रोच था, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि हम अपने जो भी हम चॉइस करते हैं वो हमारी चॉइसेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंडेंट है। क्योंकि आप अगर जो चोर बनना चाहते हैं, यू वांट टू बी दुनिया का सबसे बड़ा थीफ आपको बनना है या हैकर बनना है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होंगे। अगर जो इसमें आप सक्सेस पाते हैं, फेलियर पाते हैं, या किसी तरीके से आपको दुख दर्द मिलता है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप है। क्योंकि इस थेरेपी में मानना था कि हम अपने जीवन के ऑथर हम खुद ही होते हैं, हम अपने लाइफ की कहानी हम खुद ही लिखते हैं, कोई और नहीं। इस थेरेपी ने नकार दिया साइको एनालिसिस को, उन्होंने बिहेवियरिज्म को नहीं माना। उनका मानना था कि लाइफ से ऊपर कुछ भी नहीं, और लाइफ सिर्फ प्रेजेंट में चलती है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। ये थोड़ा सोशियो कल्चर पे फोकस करते थे, और नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ओनली लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ लाइफ। तो हमारे पास ये पूरा पावर है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम है, लाइफ है तो उसमें प्रॉब्लम तो है, तो एक लाइफ बड़ा सा गोला है, उसके बीच में छोटे छोटे पार्ट्स हैं प्रॉब्लम्स के। तो होता क्या है कि जब मुश्किल आती है तो हम उस प्रॉब्लम को बड़ा कर देते हैं और लाइफ को छोटा कर देते हैं, वहीं पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अल्टीमेट जो है वो तो लाइफ है, जो प्राइमरी गोल है वो लाइफ है, प्रॉब्लम इज ओनली सेकेंडरी। लेकिन जब प्रॉब्लम में आते हैं तो हम प्रॉब्लम को प्राइमरी बना देते हैं और लाइफ को सेकेंडरी बना देते हैं। तो इसमें कहता है कि वी हैव अ पावर टू चेंज आवर सिचुएशंस। क्योंकि कई बार जब हम भागते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो वही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कई बार हम एम हाई कर लेते हैं, हमारी कैपेसिटी लो रहती है, एम हाई करते हैं
तो वहाँ पे भी जो ये कॉन्ट्राडिक्शन आता है वो वहाँ पे आपके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करना शुरू कर देता है या डिप्रेशन क्रिएट करेगा। क्योंकि देखिए तीन ही चीज़ हैं, सब कुछ तो थॉट से हो रहा है, और बेसिकली ये थॉट को रिस्ट्रक्चर करने की, मतलब थॉट इंसर्शन की बात करती है थेरेपी। कैसे? फिलोसफिकल व्यू से। आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे जीन पॉल सार्त्रे की, हम बात थोड़ा सा करेंगे मार्टिन हेडिगर की, हम बात करेंगे फ्रेडरिक नीचे की, हम बात करेंगे और भी अलग अलग, बबर की, मार्टिन बबर की, और भी जो फिलोसफर्स थे उन्हीं की थ्योरी को लेकर के इस थेरेपी को डेवलप किया गया था। अब थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इसकी हिस्ट्री को अगर जो आप देखेंगे या इस थेरेपी की हिस्ट्री के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो किसी एक पर्सन का कोई हाथ नहीं रहा इस थेरेपी को डेवलप करने में। इसमें देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कई सारे जो फिलोसफिकल थीरीज में या फिलोसफिकल अप्रोच में जो बिलीव करते थे, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी में, कई लोगों ने मिल करके इस थेरेपी को कंस्ट्रक्ट किया और एक स्पॉन्टेनियस अराउज हुआ 1940 और 50 के बीच में यूरोप में। बेसिकली ये थेरेपी यूरोप में डेवलप हुई। और अब देखेंगे कि बेसिकली जो इसके जो फिलोसफिकल जो फिलोसफर्स रहे हैं, जो एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स रहे हैं, वो सब जर्मनी के ही रहे हैं। जर्मन या मतलब यूरोप कंट्री के ही उस रीजन से मैक्सिमम लोग बिलीव करते हैं। और इसका मेन जो इवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि देखिए सबसे हमारे लाइफ में बड़ी चीज़ कहाँ आती है? डिलेमा जब आता है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। इसी डिलेमा और कॉन्फ्लिक्ट को लो करने के लिए और लाइफ को राइज करने के लिए ये थेरेपी डेवलप की गई। और जब होता है ना कि हमारे अंदर जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम अपने आप में उगने लगते हैं, तो धीरे धीरे आइसोलेट होने लगते हैं, एलिनिएट होने लगते हैं, हम धीरे धीरे मीनिंगलेस होने लगते हैं, लगता है कि लाइफ बेकार है, बकवास है। अब छोटा सा कोई सिचुएशन आता है, चाहे वो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो या आपकी जॉब से रिलेटेड हो या आप अपने घर में किसी से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं से हमारे लाइफ के देखिए मीनिंग और मायने सारे बदलना शुरू हो जाते हैं, हम सेपरेट होने लगते हैं। तो इसमें कहता था कि लाइफ के जो भी ये नेगेटिव पहलू है उसको कम करना और लाइफ को बिल्ड करना कंस्ट्रक्टिव वे में, ताकि आप इस जीवन के परम आनंद को ज़्यादा से ज़्यादा जी पाएँ। ये थेरेपी बेसिकली इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करती है, इंडिविजुअल अप्रोच पे फोकस करती है, क्योंकि आप जब किसी एक पर्सन के इनसाइट को डेवलप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जब एक होता है ना सेल्फ ऑटोनॉमी उसके अंदर आ जाएगा, उसके अंदर एक व्यू जो उसका पर्सपेक्टिव को चेंज कर देंगे, तो जाहिर सी बात है जब वो खुश रहेगा तो आसपास के लोग भी उसके खुश रहेंगे, राइट। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो थेरेपी थी ये कई फिलोसफर्स जो एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स थे उनसे इंस्पायर्ड होकर के बनी थी, जिसमें मैंने पहले ही नाम बताया था सोरेन किरकेगार्ड, जीन पॉल सार्त्रे, फ्रेडरिक नीत्शे, मार्टिन हेडिगर, और उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। मतलब बहुत थोड़ा सा मैं सोरेन किरकेगार्ड ने एक वर्ड दिया था एंग्स्ट। एंग्स्ट का मतलब होता है कि ड्रेड एंड एंग्जाइटी, राइट। और एग्जिस्टेंशियल में उनका मानना था कि हम फ्री हैं कोई भी डिसीज़न लेने के लिए, राइट। सोरेन किरकेगार्ड का मानना था कि हम फ्री हैं, वी आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन। कई बार यही फ्रीडम कई बार एंग्जाइटी का कारण बनती है, क्योंकि हम फ्रीडम को कई बार गलत वे में लेके, मतलब कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ चूज़ कर लेते हैं और अनवांटेड चीज़ें भी जब हम चूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारे अंदर एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है। कई गलत डिसीजन हम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा डिसीजन मेकिंग ही कई बार हमारी एंग्जाइटी का कारण बनता है, कई बार हमारा स्ट्रेस का कारण बनता है, राइट। तो उनका मानना था कि डोंट डिस्कवर कि हु वी आर, हम कौन हैं इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि हम जो भी हैं उसमें हम क्या क्रिएट करते हैं। उन्होंने लीप ऑफ फेथ की बात करी थी, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रखो। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेडरिक नीत्शे की। फ्रेडरिक नीत्शे सबसे यंग प्रोफेसर, 24 या 25 साल में ये प्रोफेसर बन गए थे, राइट। ये कहते हैं कि 1800 शताब्दी में जब क्रिश्चियनिटी यूरोप में बहुत चरम पे था, दो ही चीज़ के इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे विरोध किया, क्रिश्चियनिटी का जिसमें मॉरल वैल्यूज़ और तमाम तरह की जो बातें की गई थी, और अल्कोहलिज्म का। उनका मानना था, दो चीज़ उन्होंने बात करी, हर्ड इंस्टिंक्ट एंड हर्ड मोरालिटी। हर्ड मोरालिटी में क्या बेसिकली कि कुछ मॉरल वैल्यूज़ जो बड़े लोगों ने, तथाकथित लोगों ने बना दिया लोगों के लिए कि ये सही है ये गलत है। उनका कहना था कि जब हम किसी को फॉलो करते हैं तो हम उसी के द्वारा जो ट्रुथ दिया गया है उसमें हम आँख बंद करके फॉलो करते हैं। एक शीप क्वालिटी, एक मतलब एक भेड़ जैसी हम भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। विल टू पावर, अपनी इच्छा रखिए। और उन्होंने कहा था कि अगर जो आपको सुपरमैन बनना है, मतलब अगर जो सुपरमैन बनना है तो आपको इस भीड़ से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। और उनका ये भी कहना था कि अगर जो कोई खुद को राइज कर सकता है तो वो ह्यूमन खुद
कोई दूसरा आदमी उसको लाइफ को मीनिंग और पर्पज़ नहीं देगा, उसकी इच्छाओं से वो आगे बढ़ता है। मार्टिन बर्बर बेसिकली उन्होंने एक टर्म दिया था आई इट एंड आई दो इट, जिसमें हम किसी इंसान को, जिस तरह कि मोची को हम एज ए इंसान नहीं देखते, हम उसको मोची देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कोई वेटर है तो हम उसको एज अ वेटर देखते हैं, है ना, उसके काम के उस पे बेसिस पे। उन्होंने ह्यूमन के रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू दिया था, ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट देखने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने बोला था कि उनका मेन जो कॉन्सेप्ट था एज अ ह्यूमन, जो भी है पर्सन, वी आर द ह्यूमन फर्स्ट, वी आर नॉट अ ऑब्जेक्ट। जैसे होता है ना कि हम कई बार डिस्क्रिमिनेट करते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा मैंने जो एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स थे उनके बारे में बताएं। अब थोड़ा सा हम की कॉन्सेप्ट को लेकर के बात करते हैं। जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है, विक्टर फ्रैंकल का मानना था कि कोई चीज़ हमें मारती नहीं है। जब कोई सफरिंग आती है तो उनका एक बहुत अच्छा सा लाइन है कि दैट डज नॉट किल मी, इट्स मेक मी स्ट्रॉन्गर। कोई भी चीज़ मुझे मार नहीं सकती, कोई सिचुएशन मुझे मार नहीं सकता। हर सिचुएशन जो ऑड कंडीशन में आता है वो आपको स्ट्रेंथ देता है। डिपेंड करता है कि आपकी टीचिंग और प्रीचिंग कैसे है, राइट। और हमारी तीन चीज़ें कंबाइंड होकर हमारी लाइफ को मीनिंग देती है, हमारी माइंड, हमारा बॉडी और हमारा स्पिरिट। होता ना कि आपके अंदर कितना स्पिरिट है, वी नीड इट जस्ट टू। जब हम गेम, कई बार हम स्पिरिट से जीतते हैं, ठीक है, टेक्निकलिटी अपनी जगह है, लेकिन आपके अंदर स्पिरिट नहीं है तो फिर तो आप बहुत लो फील करेंगे। उनका मानना था कि हमारा मेन, मतलब इस थेरेपी के थ्रू मेन चीज़ क्या था, लोगोथेरेपी, थेरेपी थ्रू मीनिंग। और थ्रू मीनिंग में क्या था, टू लाइफ में क्या ढूंढना है, दो चीज़ें ढूंढनी है लाइफ में। क्या ढूंढना है, फाइंड आउट द मीनिंग एंड पर्पज़। और मीनिंग पर्पज़ कैसे आएगा, जब तक हम सफ़र नहीं करेंगे, जब तक हम सिचुएशन में जाएंगे नहीं। हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जीना है जिसमें कोई पर्पज़ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो यू कम यू लिव एंड यू वन डे आफ्टर यू डाई, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी, मतलब इस ज़िंदगी में ना पैदा होना हमारे हाथ में है, ना मरना हमारे हाथ में है, लेकिन उसके बीच का जो हम सिनेरियो को जो जीते हैं वो हमारे हाथ में है। उसको कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे इवॉल्व करते हैं, उसमें हम कैसे खुद का इवोल्यूशन करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। उसके बाद रोलों में की हम बात करते हैं। उनका मानना था कि करेज, जो भी स्ट्रगल है, जो भी हमारे लाइफ में स्ट्रगल आता है, उसको हम करेज के साथ फाइट आउट करें, क्योंकि हर एक स्ट्रगल आपको और मैच्योर बनाता है। और जब आप पेनफुल प्रोसेस से गुजरते हैं तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस आपका बढ़ने लगता है, यू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, राइट। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो आप बाइक चलाते हैं, राइट, क्योंकि आप उसके बिना आपका काम हो नहीं सकता, आप दूर, आपको ऑफिस जाना है काम करने के लिए। अब मान लीजिए बाइक चलाना आप जब सीखते हैं उस वक्त आप गिरते भी हैं, कई बार गिरेंगे, कई बार आपको चोट भी लगेगी। अब यहाँ पे आपका डिसीजन है कि आप बाइक चलाना छोड़ देंगे एक बार गिरने के बाद, या दोबारा बार बार प्रैक्टिस करके अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से बैलेंस करके, बेहतर तरीके से सीख करके, उसके बारे में कंसर्न रह करके एक प्रैक्टिस में लेके आएंगे। क्योंकि आज अगर जो उसको डिनाई कर देंगे तो कल का आपका रोना बढ़ जाएगा, वो फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगलिंग हैं जो मे भी आपको फेस करने को मिल सकती है, राइट। थोड़ा सा मैंने आपको मार्टिन हेडिगर के बारे में शुरू में नहीं बताया था, वो दिमाग से निकल गई थी वो बात। मार्टिन हेडिगर 1889 से 1976, और उन्होंने फिनोमेनोलॉजी की बात करी थी बेसिकली, जिसमें हम, इट्स अ मेथड ऑफ स्टडिंग ऑफ एक्सपीरियंस, किस तरह से हम लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं उसको स्टडी करते हैं, दैट्स अ फिनोमेनोलॉजी, राइट। हम यहाँ, उनका मानना था कि हम यहाँ एक मोमेंट के लिए हैं और ऑथेंटिक वे में हमें जीना चाहिए। अब ये क्या है ऑथेंटिक वे? ऑथेंटिक वे का मतलब ये है कि लाइफ आपकी है, जब आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे जीना शुरू कर देते हैं, व्हाट द अदर पीपल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, जब उस चीज़ को आप बहुत सीरियस ले लेते हो तो वहाँ पे आप इनऑथेंटिक हो जाते हो। तो ये आपकी लाइफ है एंड यू मस्ट डिसाइड कि हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ। अब दूसरों के एक्सपेक्टेशन से जीना है या खुद को क्रिएट करना है, आप उसको कैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है, इसको कैसे लेके आगे चलनी है, ये आप डिसाइड करोगे, ना कि कोई और डिसाइड करेगा, ना किसी और के एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि आप क्या सोचते हो कोई कैसे बता सकता है? या ज़रूरी है जो आप उसके लिए सही हो आपके लिए भी सही हो। अब आपको मान लो कोई बोलेगा कि यार डॉक्टर में बहुत ज़्यादा जैसा ना कि डॉक्टरी लाइन में बहुत एक्सपोजर है या बहुत अच्छा इसमें करियर है। अब आपने अपना स्ट्रेंथ नहीं देखा,
या घर वाले कई बार होते फोर्स करने लगते हैं कि यू मस्ट बी यहाँ कर लो, ये कर लो, है ना, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, उसके अलावा कुछ कोई जैसे लगता है स्कोप ही नहीं है। स्कोप तो पर्सन के अंदर होता है, वो डिसाइड करता है कि व्हाट आर माई स्ट्रेंथ, व्हाट आर माई वीकनेसेस, वेयर आई कैन इम्प्रूव मोर, राइट। इसीलिए तो हम हर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से अलग है, और ये हमारा एक दूसरे से अलग होना ही हमारे लाइफ के और बेहतर बेहतर बनाता है, लाइक कलरफुल, और लाइफ को मीनिंग देता है, उसको और कलरफुल बनाता है। मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, तो हम अलग तरीके से सोचते हैं, और हमारी जो बायोलॉजिकल फंक्शन तो एक है, लेकिन थॉट वाइज हम सब एक दूसरे से अलग हैं। तो जब आप किसी और के थॉट को अपने थॉट में मिला लेंगे, मतलब मेंटली उससे अटैच हो जाएंगे, तो वो उसकी मे बी उसका जो थॉट पैटर्न हो बहुत अलग तरीके से हो, और होता भी है। तो जब उससे आप अटैच होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्रिएट करने लगेगा आपके लाइफ में। उसके बाद जीन पॉल सार्त्रे का जैसे बताया था, उन्होंने फ्रीडम की बात करी थी। वी आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन। उन्होंने एक बैड फेथ की बात करी थी। बैड फेथ में उनका कहना था कि कोई भी इंसान अपने सिचुएशन में जी रहा है और लगातार अपने जैसे भाग्य को कोसता है कि अरे मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कोई वेटर ही है किसी होटल में और कहता कि नहीं अब तो मेरा भाग्य ही है, दिस इज़ माई फेथ। नो, ही हैव पोटेंशियल कि वहाँ से वो खुद को निकाल सकता है, वो आगे। ऐसे बहुत सारे आपको स्टोरीज देखने को मिलेंगे कि कोई होटल में काम करता था, कोई मोची था तो उसने ये कर दिया, कोई कंबल बेचता था तो मतलब बेचते बेचते वो आज करोड़ों की कंपनी उसने बना ली, राइट। कोई दूध बेचता था, देखते देखते उसके पास बहुत सारे डेयरी फार्म खुल गए। तो उनका कहना था कि कुछ लोग जब बैड फेथ की बात करते हैं, दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्फ, बट वो कोसते रहते हैं अपने भाग्य को कि मेरे भाग्य में ऐसा ही था, मेरे भाग्य में ऐसा ही था, राइट। तो ये तो हो गई एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स के बारे में। अब थोड़ा सा हम बेसिकली इसके 6 की कॉन्सेप्ट है। आप जब थेरेपी करेंगे तो जब तक इस 6 की कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक ये थेरेपी समझ नहीं आएगी, और बिल्कुल लाइफ से जुड़ी हुई है। हम आम जिंदगी में डे टू डे लाइफ में हम ये सारे जो 6 कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब हमारे लाइफ में जुड़े हुए हैं, राइट। तो और बहुत इजी वे में है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। इसमें सीधा सीधा जैसे मैंने बताया था कि एक फ़िलासफ़िकल वे है, और इसमें बेसिकली एक्सप्लोर करना है ह्यूमन बीइंग को, राइट। सो वो क्या है, कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये 6 प्रीपोजिशंस जो दिए गए हैं उसको आप समझ लीजिए, और समझने के बाद कैसे इंसाइट को डेवलप करना है, कैसे उसके व्यू को चेंज करना है। जो भी क्लाइंट आपके सामने हैं या आप जब क्लाइंट को डील करेंगे, तो ये जो सारे जो 6 प्रोपोजिशंस है इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है थेरेपी में, आगे मैं थेरेपेटिक टेक्निक में और बात करूँगा। सो सबसे पहले हम इस 6 प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे, वो कौन कौन से हैं और क्यों दिया गया वो मैं बताता हूँ। इन प्रोपोजिशंस को बताने से पहले मैं आपको 2-3 बातें क्लियर करना चाहता हूँ एक लाइफ के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि ये टेक्निकल किसी भी तरीके से बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, सिर्फ फिलोसॉफिकल व्यू है। सिर्फ इसमें बात करते हैं और हर बात के पीछे एक मीनिंग होती है, क्योंकि इस थेरेपी का मेन फोकस ही है क्या, लाइफ। कहते हैं कि हम जब थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी या किसी के भी पर्सन की हम उसके लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि होता नहीं कि सबकी अपनी एक बाउंड्रीज़ हैं। अब किसी के पास 10,000 रुपये है और उसी में उसको व्यापार करना है, तो आप उसको 3 लाख की बात नहीं करेंगे। उस 10 लाख में उसको कैसे एक सूटेबल कंडीशन क्रिएट करना है ये आप डिसाइड करेंगे, राइट। उसकी मीनिंग, उसका बेसिकली उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके सिनेरियो को देखते हुए, जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं, जब वो अपने पूरे प्रॉब्लम्स के बारे में और जब पूरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करेगा, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगा, अपने लाइफ के बारे में बात करेगा, गोल्स के बारे में बात करेगा, जो जो सिचुएशन आ रही है उसके बारे में बात करेगा, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे कि उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। तो क्योंकि देखिए लाइफ में हम आए हैं तो लड़ना तो हमें अकेले ही है, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो कभी फिक्स नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई कल को बहुत छोटा काम कर रहा है, छोटा इन द सेंस कि कुछ छोटे लेवल पे काम कर रहा है तो आगे चल के एक्सप्लोर नहीं कर सकता, उसका एग्जिस्टेंस फिक्स नहीं है। कभी भी कुछ भी बन सकता है, क्योंकि हम हमेशा अपने लाइफ में एक ट्रांजिशन के फेज़ में होते हैं, राइट। कभी कभी वहीं कंपनी का कोई गार्ड भी आगे चल के उस कंपनी का होल्डर मतलब शेयर होल्डर बन जाता है, ऐसा भी होता है। तो इसमें कहना था कि हमारा लाइफ हमेशा एक ट्रांजिशन फेज़ में चलती है।
अगर जो एवोल्यूशन में हम हमेशा कुछ ना कुछ इवेल्युएट करते रहते हैं, इसीलिए देखिए ना, कल को हमारे पास पता था कि हम ई लर्निंग करेंगे। आज से 20-25 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन जैसे जैसे हम लाइफ दुनिया तरक्की के रास्ते पे चलती गई, नए नए चीज़ें एवोल्यूशन होता गया, और आज हम थ्रू ई लर्निंग वी आर स्टडिंग। हम अपने अपने घरों में रह रहे हैं और थ्रू दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और थ्रू दिस वीडियो और अलग भी बहुत सारे सोशल मीडियाज़ हैं जहाँ से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट। तो हम कभी भी अपने लाइफ को इवॉल्व कर सकते हैं, कभी भी हम एक फेज़ से दूसरे फेज़ में ट्रांजिशन कर सकते हैं। वो अच्छे से बुरा भी हो सकता है, बुरे से अच्छा भी हो सकता है। ये आपकी अपनी चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो 6 कंडीशंस कौन कौन से थे? 6 डायमेंशंस, ह्यूमन कंडीशन के 6 डायमेंशंस बात की गई, 6 पहलुओं के बारे में बात किया गया, राइट, जो एग्जिस्टेंशियल अप्रोच को बताते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कैपेसिटी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, राइट। उसके बाद दूसरा है फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द थर्ड वन इज क्रिएटिंग ओन आइडेंटिटी एंड एस्टेब्लिशिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स विद अदर। The fourth one is search for meaning and purpose, value, goals. And the fifth one is anxiety and condition of living. And the sixth one is awareness of death and non-being. ये 6 prepositions को अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। उसमें कौन कौन सी बातें थी और किन बातों को कैसे आगे चल के थेरेपी में यूटिलाइज़ करना है, उसमें हम आपको सिखाएंगे थेरेपेटिक टेक्निक्स के थ्रू, राइट। तो सबसे पहले हम इन प्रोपोजिशंस को पढ़ेंगे और समझेंगे, राइट। तो हम थोड़ा अवेयरनेस पे बात करते हैं। जो पहला प्रोपोजिशंस है, कहते हैं कि जितना हम खुद को समझते हैं, जितना हम खुद को समझेंगे, हम उतना बेहतर तरीके से बाकी लोगों को भी समझ पाएंगे। लाइक जब हमारा कॉन्शियसनेस जितना बेहतर होगा, उतनी बेहतर हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर के, राइट। तो जो अवेयरनेस कैपेसिटी बढ़ती है तो हमारे लाइफ में, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक बल्ब है 10 वॉट का है, राइट। अगर जो उसको आप रूम में जलाते हैं तो चीज़ें दिखेंगी बट बहुत क्लियर नहीं दिखेंगी, राइट। लेकिन उसी बल्ब को अगर जो हम बढ़ा करके 50 वॉट कर दें या 60 वॉट कर दें, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो मतलब क्लियर, एकदम क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सो अगर जो हम अपनी अवेयरनेस कैपेसिटी बढ़ा लें तो हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी। जब कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी तो हमारी लाइफ की हैप्पीनेस बढ़ जाएगी, राइट। तो पहला गोल तो ये है ना कि यू वांट टू लिव हैप्पी इन योर लाइफ। आप एक लाइफ को मीनिंग देना चाहते हो, उसको फ्रूटफुल बनाना चाहते हो, राइट। तो चलिए इसमें हम क्या बातें हैं पहले प्रोपोजिशंस में, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें कहना ये था कि हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है, राइट। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और हम फिनाइट हैं, इन्फिनाइट नहीं है, फिनाइट हैं। और हमारे पास जो करना है एक लिमिटेड टाइम में करना है। तो होता ना कि हम कई बार चीज़ें छोड़ देते हैं, अरे ठीक है बहुत टाइम है हमारे पास, अभी कर लेंगे। जब ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें हम कंपाइल करने जाते हैं। हम जब पोस्टपोन करते हैं तो एक टाइम के बाद तो क्या होता है कि अब जैसे होता है ना कि आप 5 दिन का वर्क छोड़ रहे हैं तो हर आने वाले दिन पे आप अपने उस प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, राइट। और हमारे पास पोटेंशियल है कि हम एक्शन ले सकते हैं। हमारे पास इतना पोटेंशियल होता है कि किसी भी तरीके का एक्शन ले सकते हैं। एक्शन ना लेना भी एक तरह का एक्शन लेना होता है। इसमें हम डिसाइड करते हैं, राइट। और जो भी हम चूज़ करते हैं वैसा ही हम एक्शन लेते हैं और हमारा एक्शन ही हमारे भाग्य का डिसाइड करता है हमारे भाग्य कैसा होगा, राइट। अगर जो मैं अनपढ़ हूँ और हमेशा यही रोते रहूँ कि अरे मेरे को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मुझे तो पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है, मैं अनपढ़ हूँ, तो समवेयर यू आर आप खुद को ही प्रेशराइज कर रहे हो। आप ठीक है, आपके पास कोई चीज़ की कमी है, सो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं होंगे तब तक आपके लाइफ का भाग्योदय नहीं हो सकता, राइट। और मीनिंग कहाँ से आता है? डिस्कवरी से आता है। होता है ना कि हम बहुत हर दिन कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हैं। तो यहाँ पे साइंस के एवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, सेल्फ एवोल्यूशन की बात करें,
वी डिस्कवर आवर सेल्फ, हम खुद को डिस्कवर करते हैं कि मेरी क्या क्या पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल पे हम काम करते हैं और फिर उसका रिजल्ट आता है, राइट। जब हम खुद को क्रिएट करने चलते हैं, मतलब हमारा कमिटमेंट ही हमारे सिचुएशन को डिसाइड करता है कि हाउ कमिटेड वी आर विथ एनीथिंग। जैसे आप अपने पढ़ाई को लेके कितना कमिटेड है, आप रिलेशनशिप को लेके कितना कमिटेड है, राइट। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इसका जो पहला काम होता है हमारे कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना, राइट। और अगर जो एक्सपेंड नहीं करते हैं तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है, जिसको हम अलग अलग तरीके से डिफेंड करते हैं कि मेरे को तो ये मौका ही नहीं मिला, या मेरे साथ ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऐसा हो गया था। होता ना कि कुछ चीज़ें भाग्य की बात करते हैं, किसी दूसरे पे दोष मढ़ते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अलग अलग प्रोपोजिशंस जब आएगा तो, ठीक है। अब थेरेपिस्ट क्या क्या फोकस कराता है क्लाइंट को, मतलब इस पहले प्रोपोजिशन में मीनिंग इसमें अवेयरनेस में, सेल्फ अवेयरनेस में क्या क्या उसको किन बातों से अवेयर कराता है, वो कौन कौन सी खास बातें होती हैं वो मैं बताता हूँ, राइट। तो जब किसी जब हम किसी और पर्सन पे, देखिए किस तरह से बताता है कि जब हम किसी और पर्सन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो मेरे काम को हामी भर रहा है कि नहीं, कि आई एम डूइंग बेस्ट और नॉट। कई बार होता है ना कि बताओ ना ये कैसा है, तो कई बार हम उस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब हम एक बार डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी क्या एक में डिपेंडेंसी आ जाती है, और कई बार डिपेंडेंसी अपने आप में स्ट्रेस देती है। तो इसमें सेल्फ डिपेंडेंस की बात करता है। थ्रू द काउंसलिंग उसको हम मतलब इंडिपेंडेंट वे में आगे बढ़ने के लिए फोकस कराते हैं, या उसको थ्रू दिस थेरेपी हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं कि आप दूसरों से डिपेंडेंस को कैसे, मतलब डिपेंडेंट होने से आप बच सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी बताते हैं कि किस तरह से हम सर्टेन इवेंट को नहीं बदल सकते, लेकिन उस इवेंट को देखने का नज़रिया बदल सकते हैं, राइट। और हम पास्ट को तो नहीं ठीक कर सकते। जैसे होता है कई बार लोग पास्ट को लेकर रोना रोते रहते हैं, उसमें कहता है कि हम पास्ट को नहीं बदल सकते, नहीं हम फ्यूचर को बदल सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट है उसमें एक्शन लेकर के अपने आने वाली बेहतर को और बेहतर कर सकते हैं, राइट। उसमें सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा करके क्या करते हैं कि उसके लाइफ जो टर्मोइल होने से बचा लेते हैं और उसको और बेहतर मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं उसके लाइफ में, राइट। सो ये पहला प्रोपोजिशन था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड प्रोपोजिशंस, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। इसमें कौन कौन सी मेन बातें थी? इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हम कुछ भी चूज़ करने के लिए फ्री हैं, राइट। आप ये वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, आप ये ई लर्निंग को लर्निंग के थ्रू सीखना चाहते नहीं सीखना चाहते, आप बिल्कुल फ्री हैं, राइट। लेकिन ये फ्रीडम का जो एक कॉन्सिक्वेंसेस आएगा उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मे बी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब समझेंगे नहीं तो उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, मतलब एक्सप्लोर नहीं कर सकते आप, तो आपकी लर्निंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, राइट। तो कई बार क्या होता है कि जब हम लाइफ को, इसमें कहता है कि जब हम बहाने बनाने लगते हैं और चीज़ों से हम भागने लगते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से इनकार कर देते हैं, तो वहाँ पे हम एक लाइफ के ऑथेंटिसिटी को खोने लगते हैं, इनऑथेंटिक हो जाते हैं। और कई बार एक डिफेंसिव वे में कहते हैं कि भाई मेरी फैमिली का कंडीशन ठीक नहीं है तो मैं उसमें लगा हूँ, तो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, मेरे पास अच्छा डेटा नेट पैक नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ाई करूँ। होता है ना कि आप वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें कहता है कि ये तो आपकी फ्रीडम है, आप चाहो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो चाहे मत लो, नहीं लोगे तो उसका अलग कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, लोगे तो उसका एक अलग कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, राइट। तो कई लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो अपने फ्यूचर को देखते हुए आज अपना प्रेजेंट डिसाइड करते हैं, राइट। उसके बाद इसी चीज़ में एक आता है एग्जिस्टेंशियल गिल्ट। एग्जिस्टेंशियल गिल्ट क्या होता है? जब हम कमिटमेंट से भागने लगते हैं, हम वो चूज़ कर लेते हैं जो हमें नहीं चूज़ करना चाहिए, तो वहाँ पे आपको बाद में ये होता है कि अरे मुझे तो ये करना ही नहीं था, ये मैंने क्यों कर लिया, राइट। जैसे कि आप ई क्लासेस ना ज्वाइन करके आप लूडो खेल रहे हैं, ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं, ऑफलाइन लूडो खेल रहे हैं, खेले ही जा रहे हैं, राइट। सो उस वक्त आप फ्री थे ना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज़ करने के लिए, वांट टू गो फॉर द स्टडी और वांट टू प्ले लूडो। सो ये भी एक तरीके का आपको एग्जिस्टेंशियल
गिल्ट क्रिएट करता है। मतलब कि जब हम किसी चीज़ को चूज़ करना चाहते हैं और उसको चूज़ ना करके हम कुछ और चूज़ कर लेते हैं, और वहाँ पे और प्रॉब्लम आनी कब शुरू हो जाती है, जब आप किसी और को अलाउ करते हैं कि वो आपको बताए कि आपको क्या करना है। तो कोई ये कैसे बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, ये तो आप बताएंगे। होता नहीं कि हाँ एग्जैक्टली आपको उसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, जैसे आपने कोई एक फील्ड चूज़ किया हुआ है और यू वांट टू जॉइन दैट फील्ड, अगला आके कहता है कि नहीं यार ये तो ठीक नहीं है, उसके लिए मे भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, आपके लिए सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। तो जब आप किसी और अपनी चॉइसेस किसी और पे डाल देते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वहीं पे आपके अनऑथेंटिक हो जाती है लाइफ। तो इसीलिए इसमें कहा कि व्हाट इज़ अ ऑथेंटिसिटी, ये आ सकता है ऑथेंटिसिटी ट्रू टू सेल्फ, खुद से आप सच रहिए, खुद के प्रति आप सच रहिए। मतलब खुद से कहते हैं कि आप सेल्फ के साथ तो बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए, ट्रुथ रहिए, राइट। जहाँ आप शो ऑफ करते हैं, अच्छा अच्छा दिखाते हैं, वहाँ पे मुश्किलें और बढ़ जाती है, क्योंकि शो ऑफ करना मतलब खुद को छुपाना, और जब हम खुद को छुपाते हैं कहीं ना कहीं हमें तो पता रहता है कि हम कौन हैं क्या हैं। वहाँ पे एक जब इस तरह से करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लगातार आप डिफेंड करना शुरू कर देते हैं और गलत सलत चीज़ें करते जाते हैं, और वो एक तरह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस और बाद में डिप्रेशन का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि हमारा तो ये हमारी लाइफ है और हम अपनी लाइफ के ऑथर खुद ही हैं, तो हम अपने भाग्य के विधाता भी खुद ही हैं। तो ये हम लिखेंगे कि अपने लाइफ को कैसा बनाना है, ख़राब करना है कि अच्छा करना है, क्योंकि हम अपने लाइफ का निर्माण हम खुद ही करते हैं। हम अपने बेसिक कंडीशन के रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही होते हैं कि उसको चेंज करना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है या फिर दूसरों पर ब्लेम करना है, राइट। तो ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रीपोजिशन, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एग्जिस्टेंस, ठीक है। सो ये था सेकेंड प्रीपोजिशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड प्रीपोजिशन। उसके बाद हम जो तीसरा बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबके आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। होता है ना कि हम सब अपने आइडेंटिटी को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं। मैं एक सुपर डांसर बनना चाहता हूँ, कोई सुपर सिंगर बनना चाहता है, आप जैसे हैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट की आपको दुनिया में लोग जाने, मतलब एक सबसे हट करके एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, और दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, या लोग आपसे कैसे जुड़ते हैं। तो ये तीसरा है स्ट्राइविंग फॉर आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप टू अदर्स, राइट। जो हम देखिए, हम सबके अंदर कोई ना कोई यूनिकनेस है, और उस यूनिकनेस को लेकर के हम कंसर्न रहते हैं, और इसी कंसर्न के साथ हम दूसरों के साथ जुड़ना भी चाहते हैं। होता नहीं कोई अच्छा लगा तो आप जाके इनिशिएट करते हैं, बात करते हैं, आप उसकी तारीफ़ करते हैं, फिर हेलो हाय होता है, फिर आप एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं, और फिर दोस्ती आगे चल पड़ती है, राइट। और आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा खुद को डिस्कवर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने अंदर से। और वहाँ पे जैसे ही हम डिस्कवरी, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ करते हैं, क्योंकि जैसे सेलिंगमैन कहता है ना कि लर्निंग इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। सो इस लर्निंग के दौरान हम अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं, और यही क्रिएशन जब अपने स्वभाव पे होता है, जब एकदम फुलफिल होते हैं अपने क्रिएशन के साथ, तो फिर दुनिया आपके हमें हाँ मतलब व्हाट यू सिंग उसको एंजॉय करती है, क्योंकि आप खुद को एंजॉय करते हैं, और वहाँ पे एक नई आइडेंटिटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप दूसरों से सिचुएशन में हट के सोचते हैं, काम करते हैं, आप उसकी नेगेटिविटी में नहीं घुसते हैं, बल्कि आप उसके पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट को देखते हैं, उस बारे में बात करते हैं, राइट। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी से रिश्ते नहीं बना पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी से रिश्ते नहीं बना पाते हैं तो वहाँ पे भी मुश्किल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके कई बार सेल्फ के जो प्री कंसीव नोशन होते हैं वो कई बार हर्डल क्रिएट करते हैं लोगों से रिश्ते बनाने में। वो कैसे करते हैं, जो होता है ना कि वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आप आइसोलेट कर लेते हैं, आप एलिनिएट हो जाते हैं, आपके अंदर लोनलीनेस आना शुरू हो जाता है, आपके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेस कंडीशन आना शुरू हो जाता है, राइट। तो अपरूटेडनेस आना शुरू हो जाता है। तो ये सब आता है, तो अल्टीमेटली आपका जो एक लाइफ का मीनिंग है, गोल है, पर्पज़ है, वो डाउनफॉल वहाँ पे आना शुरू हो जाता है। और हमारे जीवन का मतलब ये है कि हम इस जीवन में जितना ज़्यादा इस लाइफ में खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोर करें। तो अब इस लोनलीनेस को दूर करना है, इस एलिएशन को दूर करना है, अपरूटेडनेस को दूर करना है, तो क्या करेंगे?
क्योंकि ये होता कैसे है, पहले इसको समझेंगे, क्या करेंगे उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। कि जब आप देखिए कैसे किसी की आइडेंटिटी क्रैश होनी शुरू हो जाती है या नहीं बिल्ड कर पाते हैं, जब होता क्या है कि जब आप दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनके डायरेक्शंस और उनके वैल्यूज़ को, उस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, राइट। कुछ प्री कंसीव नोशन आप दिमाग में रखते हैं और ख़ुद के आंसर ढूंढने के अलावा आप एक कस्टमाइज आंसर जो बना बनाया है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पढ़िए मत, किसी फिलोसफर्स को आप मत पढ़िए या किसी बड़े आदमी को मत पढ़िए, उस वैल्यूज़ को मत पढ़िए, लेकिन पढ़िए, लेकिन ये देखिए कि इसमें मैं कैसे अपने वे में इसको कैसे अपने लाइफ में एसिमुलेट कर सकता हूँ, उसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ, उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब लकीर के फ़कीर बनेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस बात से आप अवेयर रहिए, क्योंकि आप खुद के आंसर्स ढूंढिए, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग द क्वेश्चंस, सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव आंसर टू दीज क्वेश्चंस, राइट। आप कई बार खुद के लिए स्ट्रेंजर हो जाते हैं क्योंकि आप खुद को जान ही नहीं रहे होते, तो वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी क्रैश होनी शुरू हो जाती है। उसमें कई सारे सब पार्ट्स बताए थे कि व्हाट करेज टू बी। पॉल टोलिक कहते हैं कि आइडेंटिटी ना बन पाया तो क्या हुआ, राइट। यही आइडेंटिटी को हम बनाने के लिए जब शुरू करते हैं, जब इसका फॉर्मेशन शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर एंग्जाइटी आती है, राइट। या कई बार ये भी आइडेंटिटी जो आपने क्रिएट की हुई है वो कहीं लूज़ ना हो जाए, तो वहाँ पे जब ये इस तरह की कंडीशन शुरुआत होती है तो वहाँ पे एंग्जाइटी क्रिएट होती है, और जब एंग्जाइटी क्रिएट होती है तो तमाम तरह के अनवांटेड थॉट्स आना शुरू हो जाता है, राइट। तो उनका कहना था कि इसी एंग्जाइटी से करेज के साथ हम डील करते हैं, राइट। और जब हम करेज के साथ डील करते हैं तो फिर हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं, वहाँ पे हम वहाँ पे क्रिएट डिस्कवर्ड सेल्फ, और वहाँ पे हम सेल्फ आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं या क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, राइट। और दूसरी बात कहते हैं कि उसके बाद जो दूसरा सब पार्ट है वो द एक्सपीरियंस ऑफ लोनलीनेस, राइट। तो इनमें कहते हैं कि भाई लोनलीनेस से बचना है तो डिपेंडेंट होना बिल्कुल आप छोड़ दीजिए किसी पे, क्योंकि कल को साथ आज दे रहा है और आपको डिपेंडेंट बना के चला गया। जैसे आपके घर में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कई बार क्या होता है कि अपने बच्चे को एक्सप्लोर करने ही नहीं देते, सब खुद ही करके दे देते हैं। तो होता है ना कि आज तो आप कर दे रहे, कल कौन करेगा, तो कल तो अकेला रह जाएगा। तो उनका कहना था कि डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पे। दूसरी चीज़ है आइसोलेशन की बात करता है। कई बार आइसोलेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कई बार पॉजिटिव भी होता है। होता नहीं कि अपने लाइफ को मीनिंग देने के लिए हम खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। अब किसी को आईएएस बनना है, राइट, तो वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता कि पैसा दे देंगे तो होता नहीं कि घूस दे देंगे और आईएएस बन जाएगा, नहीं, वहाँ पे थोड़ा आइसोलेट होना पड़ता है मीनिंग देने के लिए, राइट। क्योंकि हम दुनिया में अल्टीमेटली हैं तो अकेले ही, वी बॉर्न अलोन विल डाई अलोन, राइट। तो जब हम स्वयं को अकेले नहीं कर सकते, मतलब हम जब कहने का मतलब है कि जब अपने लाइफ को आप खुद ही एंजॉय नहीं कर सकते तो आप ज़रा सोचिए आपको कोई कैसे एंजॉय करेगा, राइट। तो इस एक्सपीरियंस जो लोनलीनेस का है उसका दो पार्ट है। कई बार हम अपने आप को इतना फुलफिलमेंट करते हैं, अपने आप को इतना पॉजिटिव एनर्जी के साथ, थॉट के साथ भरते हैं कि हम खुद के उस लोनलीनेस को भी, हमेशा लोनलीनेस नेगेटिव नहीं होता, इसका एक पता नहीं कि हर चीज़ के दो डायमेंशंस है, राइट। तो कई बार लोनलीनेस बहुत पॉजिटिव भी होता है और कई बार वो डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से सीखा है, राइट। तो इसमें कहता है कि हम वी बॉर्न अलोन वी डाई अलोन और वी हैव टू एंजॉय अलोन। उस चीज़ को हम उस मतलब खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि हम खुद के लाइफ के मीनिंग और पर्पस के थ्रू खुद को लोनलीनेस को एंजॉय करें, राइट। तीसरी जो चीज़ इसमें सब पार्ट है वो है एक्सपीरियंस ऑफ रिलेटेडनेस, मतलब खुद को रिलेट करना, लोगों से रिलेशनशिप बनाना, मतलब लोगों से रिलेट करना एक दूसरे के साथ। कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप पर हम डिपेंडेंट होते हैं और ये डिपेंडेंसी कई बार पॉजिटिव भी होती है, क्योंकि भाई मेरे लाइफ में कुछ लोग हैं या आपके लाइफ में कुछ लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो वो जो रोल प्ले कर रहे हैं वो पर्सन है, उससे उतना ही आप, मतलब आपको ये जानना चाहिए कि कहाँ तक इस
रिलेशनशिप की डिपेंडेंसी को कैरी करना है। उसके बाद तो खुद के स्ट्रेंथ को कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, खुद के स्ट्रेंथ को कैसे बिल्डअप करते हैं। कि होता है ना कि जो सीमेंट का जब हम कोई पिलर बनाते हैं तो उसके चारों तरफ से पटरा लगाते हैं ना, बल्ली और पटरे से हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे वो सूख जाता है धीरे से हम उस पटरे और बल्ली को हटा लेते हैं, खुद से खड़ा हो जाता है। तो ठीक है, रिलेटेडनेस रखिए लेकिन एक लेवल तक, राइट। फुली डिपेंडेंट नहीं होना है पूरा, मतलब क्योंकि खुद के स्ट्रेंथ को अगर जो मेंटेन रखना है तो। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ डिस्कवरिंग वैल्यू, डिस्कार्डिंग वैल्यू। इसमें बात करते हैं कि कई बार हम प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब वैल्यूज़ को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, राइट। कई बार हम ट्रेडिशन को डिस्कार्ड करते हैं बिना उसके रिप्लेसमेंट के। अगर जो आप कहते हैं कि भाई ये सभ्यता, ये ट्रेडिशन, ये वैल्यूज़ बेकार हैं, तो आपके पास कोई रिप्लेसमेंट है तो बताइए। अब नहीं है तो वहीं पे थेरेपिस्ट क्या करता है, एक प्रोसेस के थ्रू डेवलप करता है उसके अंदर वैल्यू, राइट, और नया सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएट करके उसके लाइफ को एक नया मीनिंग और पर्पस देता है। सो ये हो गया। उसके बाद आता है इसमें मीनिंगलेसनेस। मीनिंगलेस में कहना था कि भाई ये यहीं पे फीलिंग ऑफ जहाँ पे ये फीलिंग आने लगती है मीनिंगलेसनेस की, वहीं पे मेजर एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस क्रिएट होती है। एक एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस, उसको आगे मैं थोड़ा डिटेल में चर्चा करूँगा, या अभी आएगा ये टर्म न्यूरोसिस बेसिकली, जिसमें नॉर्मल एंग्जाइटी और न्यूरोसिस एंग्जाइटी के बारे में बात करेंगे आगे। तो उनका कहना था कि फीलिंग ऑफ मीनिंगलेस क्या देता है आपको, एम्प्टीनेस क्रिएट करता है आपके अंदर होलोनेस क्रिएट करता है, और वहाँ पे एग्जिस्टेंशियल रेसिज्म आना शुरू हो जाता है, राइट। तो मेन हार्ट ऑफ थेरेपी क्या है कि लाइफ को मीनिंग देना। और मीनिंग कैसे देते हैं, थ्रू जो फिलोसॉफिकल व्यू है उसके बेसिस पे हम बात करके उसके लाइफ में मीनिंग क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, राइट। अब क्रिएटिंग मीनिंग में जो लोगोथेरेपी था उसका बेस ही यही था कि डिज़ाइन टू गिव मीनिंग। दिस लोगोथेरेपी वाज डिज़ाइन टू गिव मीनिंग, मतलब। और कई बार आप देखेंगे तो आपकी सफरिंग ही आपको मीनिंग देती है। आपको कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जब आप चीज़ों को सफ़र करते हैं, उस सफ़र को एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप बेहतर तरीके से अपने अंदर उस सिचुएशन को सिमुलेट कर पाते हैं। और जब दोबारा उस तरह के सिचुएशन कभी आता है, मतलब सेम तो नहीं आएगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दैट लर्निंग आप बहुत बेहतर तरीके से उसको टैकल आउट करते हैं, राइट। तो फ्रैंकल का मानना था कि जो इंसान पेन, डिस्कम्फर्ट, गिल्ट और चैलेंजेस को नहीं फेस किया, इस चैलेंजेस को फेस नहीं किया, वो लाइफ का योद्धा रहा ही, मतलब वो लाइफ में एक हारा हुआ योद्धा है। जीता हुआ कौन है, जब इसको फेस करके इससे कम अप करता है, से ऊपर उठता है, क्योंकि ये हमारे लाइफ की एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, राइट। वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पेन का अपोजिट प्लेजर है, राइट। तो जब इस चैलेंजेस को आप फेस करते हैं तो वहाँ पे आप एक योद्धा की तरह फाइट करते हैं और जीतते हैं फिर, क्योंकि आपके इन सब एंगेजमेंट ही, मतलब जब लाइफ की जो भी कंडीशन है उसके साथ एंगेजमेंट ही आपको मीनिंग प्रोवाइड करती है, राइट। पांचवा है, वो है एंग्जाइटी एज अ कंडीशन ऑफ लिविंग, राइट। क्योंकि देखो हमारे लाइफ में एक एंग्जाइटी स्टिमुलस की तरह काम करती है। कैसे? क्योंकि वो हमें ग्रोथ देती है, हमें वो सर्वाइवल, मतलब कहते हैं ना कि एंग्जाइटी से ही हमारा सर्वाइवल है, और सर्वाइवल हमारा एंग्जाइटी से अराइज होती है, यूँ कह सकते हैं आप, राइट। क्योंकि आज मैं ये ई लर्निंग के लिए वीडियो बना रहा हूँ या आप ये पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी एंग्जाइटी है ग्रो करने के लिए, नया नेम फेम हासिल करने के लिए, कुछ लाइफ में करना है। तो जब तक आपको एक पुश नहीं मिलेगा, एक एंग्शियसनेस नहीं बने रहेगी पॉजिटिव वे में, तब तक आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। आप 10वीं में अच्छे मार्क्स आए क्योंकि आपको पढ़ने की एंग्जाइटी थोड़ी थी, तो थोड़ा पॉजिटिव एंग्जाइटी होना ज़रूरी है लाइफ में। इसी में कहता है कि एंग्जाइटी इज़ अ कंडीशन ऑफ लिविंग, राइट। तो इसमें एक एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी की बात करी है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी क्या है? वो गिवन है, जिसमें फ्रीडम, चॉइसेस, आइसोलेशन एंड मीनिंगलेसनेस, ये सारी चीज़ें एंग्जाइटी क्रिएट करती है लाइफ में, राइट। और जहाँ पे हम फ्रीडम को एक्सेप्ट करते हैं
राइट। मतलब चाहे आप उसको एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए, दोनों ही एक अलग तरीके की एंग्जाइटी फॉर्म करती है। होता ना कि फ्रीडम है आपके पास, जैसे मेरे पास आई एम फ्री टू मेक दिस वीडियो, आई एम फ्री टू नॉट टू मेक, मतलब उसको एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, उसको रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, और दोनों के जो एंग्जाइटी क्रिएट होगी उसके अलग अलग मायने निकल के आएंगे। तो वी आर फ्री टू डू एनी थिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू। समटाइम इसी फ्रीडम का हम कई बार इतना एक्सेस यूज़ कर लेते हैं कि हम बहुत सारे फालतू की चीज़ें कर जाते हैं और वहाँ पे एंग्जाइटी आने शुरू हो जाती है। ठीक है, एंग्जाइटी हमें एक डेयरनेस देती, मतलब होता है ना कि वी डेयर टू टेक एक्शन टू चेंज आवर डायरेक्शन ऑफ लाइफ। अपने ज़िंदगी के अगर जो आपको डायरेक्शन को बदलना है, आज आप गरीब हैं, आज आप बीमार हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप एक मतलब इच्छा शक्ति से आप एक्शन लेते हैं और वहाँ पे आपके लाइफ का डायरेक्शन बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाता है। आज आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आप बिल्कुल डेयर करिए, डेयर टू टेक एक्शन। नहीं, मुझे पढ़ना है, व्हाट आर माई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, आई विल हील विद दैट पर्टिकुलर जो खामियां हैं उसको मैं धीरे धीरे जब आप स्ट्रेंथन करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली यू विल बी बेस्ट ऑफ योर, यू विल बी बेस्ट इन योर एजुकेशन, राइट। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है उसके नॉर्मल एंग्जाइटी को और न्यूरोटिक एंग्जाइटी को। दो तरह की एंग्जाइटी होती है, एक नॉर्मल एंड न्यूरोटिक। अब नॉर्मल वाले क्या करती है, ये एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देती है, राइट, और रिप्रेस नहीं होना है, मोटिवेट होना है। ये एक तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है और अप्रिशिएट करती है कि नॉट टू रिप्रेस योर सेल्फ, जस्ट टू मोटिवेट टू चेंज, राइट। उसके बाद सर्वाइवल के लिए आपको इनकरेज करती है, राइट। न्यूरोटिक एंग्जाइटी क्या करती है, इमोबिलाइज कर देती है पर्सन को, बिल्कुल इनएक्टिव कर देती है, किसी भी सिचुएशन से भागने लगता है इंसान, अवॉइड करने लगता है एंग्जाइटी को। और जब एंग्जाइटी को अवॉइड करते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे इल्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं माइंड में, है ना, कि अलग अलग कल्पना की दुनिया में जीने लगते हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा, फिर ये कर लूँगा। जब हम एंग्जाइटी से बचना होता है तो नहीं कहते हैं कि भाई आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना और एक ऐसी दुनिया बना ली, इल्यूज़न वाली दुनिया, राइट। तो थेरेपिस्ट का क्या काम करता है, यहाँ पे हेल्प करता है कि जो भी एंग्जाइटी उसको आ रही है, उससे जो सफरिंग आ रही है, वहाँ पे उसको रियलिटी में लेकर के जाना, इल्यूजन से निकाल करके, राइट। जो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म, एक डिफेंसिव अप्रोच जो क्रिएट करता है, उस डिफेंसिव अप्रोच से निकाल करके उसको एक मतलब वो कहता है कि लाइफ हमारे कंफर्ट के लिए नहीं है। अगर जब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्टेट में रहते हैं तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो वहाँ इनकरेज करता है कि आप अपने को, अपनी शक्तियों को पहचानिए और डील विद द सिचुएशन। वहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप करता है कि वो सिचुएशन को कैसे डील करे, ठीक है। और जैसे जैसे उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो लाइफ की जो कैटास्ट्रॉफी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज़ अवेयरनेस ऑफ डेथ एंड नॉन बीइंग। अब हम सब कुछ कर रहे हैं लाइफ में, ज़रा सोचिए, सब कर रहे हैं हम लाइफ में, लेकिन एक दिन तो हम सब मर जाएंगे, तो सब तो बेकार है, राइट। एक ये पहलू है कि सब तो करना बेकार है, छोड़ो क्या करेंगे जब मरना ही है। एक पॉइंट ये है कि ठीक है मरेंगे तब देखी जाएगी, लेकिन मरते मरते मैं एक ऐसा आइडेंटिटी खुद की क्रिएट करके जाऊंगा। और आइडेंटिटी कैसे क्रिएट होती है, अपने लाइफ को मीनिंग दे के जाऊँगा, मैं एक आइडेंटिटी क्रिएट करके जाऊँगा। वो कब होगी, जब आप कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में कुछ करना शुरू कर देते हैं। और जब आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करना शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारे तमाम सिचुएशंस को आपको झेलना पड़ेगा। वो चाहे लोग हो सकते हैं, मौसम का हो सकता है, मतलब एक्सट्रेनियस चीज़ें आपके उसमें हर्डल डालेंगे। आपका दोस्त भी हो सकता है जलने लगे, हो सकता है आपकी फैमिली साथ छोड़ दे, राइट। तो इसमें कहता है कि आप डेथ को जितने अच्छे से समझेंगे, अपने लाइफ को भी उतने ही अच्छे से आप समझ पाएंगे फिर, राइट। तो देखिए इसमें क्या बहुत कमाल की बातें कही है। कहता है कि भाई एग्जिस्टेंशियल अप्रोच है वो डेथ को कभी भी नेगेटिव अप्रोच में नहीं देखता है, नकारात्मक पहलू के रूप में नहीं देखता है, बल्कि वो इस चीज़ से अवेयर रहता है कि वन डे आई एम गोइंग टू डाई, बिफोर डेथ व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स एंड मीनिंग एंड पर्पस क्रिएटिंग टू माई लाइफ। क्योंकि लाइफ का सिग्निफिकेंस ही डेथ से है। हमको मरना है, इसीलिए हमें जीने की चाहत है। सोचिए जब कोई मरता ही नहीं इस दुनिया में, तो लोग, आज किसी को पता चल जाए कभी नहीं मरेगा, वो दुनिया का सबसे डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी हो जाएगा, राइट।
तो कहते हैं कि मौत को जानोगे तभी आप ज़िंदगी को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो इस मौत के बंधनों से निकल करके आप इस डेथ को, थ्रेट को मतलब जो लाइफ की डेथ है उसको फ्रैंकल कहता है कि आप इसको थ्रेट की तरह मत देखिए, क्योंकि यही डेथ तो आपको मोटिवेट करती है कि जीवन के अपॉर्चुनिटी को आप कैसे चेंज करके उसको एक मीनिंग दे पाएंगे, उसको मीनिंगफुल बना पाएंगे, ठीक है, और रियलिटी को आप समझ पाओगे और लाइफ को मीनिंग दे पाओगे। और क्योंकि लाइफ और जो डेथ है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ज़िंदगी तभी तो मौत है और मौत है तभी तो ज़िंदगी है। तो उनका कहना था कि फिजिकल डेथ आपको डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन दूसरी जो जब आप मौत को समझने लगते हैं तो आप अपने आइडिया ऑफ डेथ को आप क्रिएट करते हैं कि मैं मरूंगा, ठीक है, पर इस मौत को मैं क्रिएट करूंगा, इसको मैं डिज़ाइन करूंगा अपने लाइफ को, कि जब मैं मरूं तो उससे पहले मैं कुछ इस संसार को दे करके जाऊं। और येलोम थे, वो कहते थे कि आप अपने क्लाइंट से डायरेक्टली डेथ पे बात करिए, क्योंकि वो जितना अच्छे से समझेगा उस डेथ को, लाइफ के कॉन्सेप्ट को, उतना ही बेहतर वो अपने लाइफ को क्रिएट कर सकेगा, एक्सप्लोर कर सकेगा। क्योंकि जो मौत से डरते हैं वो ज़िंदगी से भी फिर डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी फिर डराने लगती है, राइट। तो उनका कहना था कि इमोशनली आप इसको एक्सेप्ट करिए, और जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके लाइफ में एक अल्टीमेट गोल होगा और उसको आप बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे और लाइफ को एक नई मीनिंग दे पाएंगे। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। इसके अलग हम थेरेपेटिक टेक्निक और थेरेपेटिक प्रोसेस पे बात करेंगे सेकंड वीडियो में। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। ये थेरेपी थोड़ी लेंदी है, इसीलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने में समय लगता है। एक जो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम टेक्निक्स पे बात करेंगे कि किस तरह से ये थेरेपेटिक प्रोसेस होता है, उसमें क्लाइंट क्या फ़ील करता है, थेरेपिस्ट क्या फ़ील करता है, 3 फेजेज़ में, पहले फ़ेज़ में क्या करते हैं, सेकंड फेज़ में क्या करते हैं, थर्ड फेज़ में क्या करते हैं, और अल्टीमेटली क्या गोल है, ठीक है, उस थेरेपी को इम्प्लीमेंट करके क्या गोल कैसे अचीव करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट में। सो सून आफ्टर दिस आई विल रिलीज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थेरेपी। सो टेक केयर, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ नई नई थेरेपी सीखते रहिए। सो टेक केयर, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थेरेपेटिक टेक्निक्स पे। थैंक यू।